तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ असेंशियल्स है, यानी कि उनका होना ज़रूरी है। वो इंग्रेडिएंट्स है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो इंग्रेडिएंट्स है। वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट लेज डाउन द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेक्शन 10 लेज डाउन करता है कि किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या एसेंशियल्स होंगे, वो ये बताता है। अब पहला क्या होता है, एन एग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने अभी देखा था एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि एक वन पार्टी जो है ऑफ़र करेगी और सेकंड पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, तो ये एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है। एन एग्रीमेंट इज़ असेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिजल्ट है an offer or proposal to do or not to do। to do का हो सकता है to not to do a definite act। an acts is made by one party हमने देखा कि one party and the same must be accepted by the other party भी होना ज़रूरी है। to whom the offer is made, जिसको ऑफर किया गया है। the acceptance must be absolute and unqualified। it is must be communicated। अभी कंडीशन है, यानी कि एक्सेप्टेंस कैसे होनी ज़रूरी है। पहले वो एब्सोल्यूट होने ज़रूरी है, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, कोई कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल होने चाहिए। कम्युनिकेटेड होना चाहिए, यानी कि अगर ए ऑफ़र दे रहा है बी को, तो बी जैसे ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो अपनी कार को 1.5 लाख रुपीज़ में बेचना चाहता है। 20 चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ वो लेना चाहता है। 20 चीज़ को 1.5 लाख वाली बात को वो एक्सेप्ट कर ले। वो उसको यहाँ पे वो काउंटर ऑफर ना करे, कोई काउंटर ऑफर ना करे कि नहीं वो तो 1 लाख की लेना चाहता है। काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि काउंटर ऑफर नहीं होना चाहिए कि वो ₹1 लाख लेने में इंटरेस्टेड है। वो 1 लाख की कार को लेने में इंटरेस्टेड है, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसा ऑफ़र किया जाए, 1.5 लाख रुपए की कार बेचना चाहता हूँ, मैं 1.5 लाख की ही लेना चाहता हूँ, यानी कि उसका मतलब होता है अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट है। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ मैंने मन में सोच लिया कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ, नहीं, आपको एक को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। द पार्टी to person who has made the offer and acceptance must be express हो सकता है और implied हो सकता है। ठीक है। हमने देखा कि an agreement offer and acceptance होना ज़रूरी है, offer होना ज़रूरी है, acceptance होना ज़रूरी है। then जो है कोई एब्सोल्यूट होना ज़रूरी है, अनक्वालिफाइड होना ज़रूरी है और कम्युनिकेट होना ज़रूरी है कि कम्युनिकेट करें हम उस चीज़ को। अब सेकंड एसेंशियल, ये हम सीख रहे हैं कि वैलिड कोई कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहला, अग्रीमेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन होनी ज़रूरी है, यानी कि उस चीज़ से legal obligation create हो। when two parties want to enter into contract, their intention must be create legal obligation between themselves। if the intention is not create, अगर कोई intention legal obligation create ना करने की है तो it will not give a rise to contract, ये कोई contract नहीं होगा। मैंने बताया था अभी लीगल ऑब्लिगेशन होनी ज़रूरी है, यानी कि इन डेली लाइफ नंबर ऑफ सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होते हैं, जिसमें इन दीज केसेस द पार्टीज़ जो है यूजुअली डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन देमसेल्व्स। यानी कि होता क्या है कि रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ मैं खेलने आऊँगा,
मैंने किसी को बोला कि शाम को खेलने चलेंगे, वो बोलता है कि हाँ मैं भी आऊँगा, मैंने ऑफ़र किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई ये यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है। देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एन एग्रीमेंट टू डाइन एट फ्रेंड्स प्लेस और टू अटेंड अ सोशल, मैंने बताया सोशल, हम अटेंड करने चलेंगे किसी मीटिंग को, कोई हम पार्क चलेंगे या फिर कोई टेंपल चलेंगे, टू प्ले अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, मैंने बोला कि आज मैच खेलने चलेंगे, तुम बोलते हो कि हाँ चलेंगे। तो ये एक कोई अग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है। प्रेजरेटिव तो डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ एक्शन एंड डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड असेंशियल ये है कि फ्री कंसेंट होनी ज़रूरी है। यानी कि अगर बी को ऑफ़र दे रहा है, बी उसको अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट करे, यानी कि उस पर कोई प्रेशर ना हो या कोई किसी को बंदूक के नोक पर उसे हामी ना भरवाए, उसकी फ्री विल होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट एग्रीमेंट may become enforceable by the law, the party should be ad idem, that is agree upon the same thing in the same sense। ये सेक्शन 13 कहता है, ये सेक्शन 13 कहता है who owes फ्री विल होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए और सेम थिंग पे सेम अग्री करे। इसका मतलब ये है कि देखिए, ए हु ओन्स 2 हाउसेस, 1 इन दिल्ली, यानी कि ए के पास 2 हाउस है। 1 हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो ओल्ड दिल्ली में है और सेकंड हाउस जो है न्यू दिल्ली में है। ऑफर्स टू सेल हिज ओल्ड हाउस, यानी कि वो ए जो है ऑफ़र कर रहा है अपना ओल्ड हाउस बेचने के लिए, ऑफ़र कर रहा है। किसको कर रहा है? बी को कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है। कौन सा? फर्स्ट हाउस बिकने के लिए। ऑफ़र टू सेल हिज ओल्ड हाउस ₹20 लाख। बी एक्सेप्ट दी ऑफ़र, बी से एक्सेप्ट कर रहा है, बी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। थिंकिंग, अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि ये सोच रहा है, थिंकिंग इट टू बी द रिस्पेक्ट ऑफ एज न्यू हाउस, यानी कि वो सोच रहा है कि ए जो है अपने इस न्यू हाउस की बात कर रहा है, पर बल्कि वो कर रहा है अपने ओल्ड हाउस की बात। द अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज़ नॉट एनफोर्सेबल, ये अग्रीमेंट जो है फोर्सेबल नहीं है, इज़ नॉट एनफोर्सेबल ओइंग टू द absence of the identity of minds, यानी कि वो सेम थिंग पर सेम जो चीज़ें यहाँ पे, यानी कि ये जो कह रहे हैं ना, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस में अग्री नहीं हो रहे हैं। यानी कि ए तो सोच रहा है अपना ओल्ड हाउस बेचने के लिए और बी सोच रहा है कि वो अपना ये न्यू हाउस की बात कर रहा है। अब 4 एसेंशियल क्या है? 4 एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी ज़रूरी है। यानी कि क्या? पार्टीज हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगली कंपिटेंट होने ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 होता क्या है कि कोई भी ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। जैसे माइनर जब 18 ईयर्स से छोटा होता है, अ पर्सन हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि पर्सन हु अनसाउंड माइंड, यानी कि वो पागल है, माइनर है। सेकंड, वो या तो अनसाउंड माइंड है या पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ, यानी कि वो कोई लॉ ने उसे डिसक्वालीफाइड किया है। और इनकम्पिटेंट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, वो लोग इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द पर्सन हु इज़ नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू, दैट इज़ वाइड। ये हमारा वाइड होगा, नॉट एनफोर्सेबल। यानी कि एक कोई माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड है, वो पर्सन नहीं कर सकता।
थर्ड कोई डिस्क्वालीफाइड है, यानी कि ये लोग जो है कम्पिटेंट नहीं है, कम्पिटेंट पार्टीज नहीं है, कम्पिटेंट कैपेसिटी में नहीं है। अब फिफ्थ है लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब सेक्शन 25 कहता है प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड नॉट एनफोर्सेबल बारिंग द एक्सेप्शन मेंशन इन दैट सेक्शन, यानी कि कुछ एक्सेप्शन दी हुई है वहाँ। द अब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन मेक्स प्रॉमिस ग्रेटिट्यूस, अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो ग्रेटिट्यूस कहलाएगा, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहलाएगा। देयरफॉर सच प्रॉमिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि एन ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी रुपीज़ 1.5 लाख रुपए के लिए बेचना चाहता है एंड बी एक्सेप्ट द ऑफर। फॉर ए द प्रॉमिस ऑफ बी टू पे 1,50,000 इज द कंसिडरेशन, यानी कि हो क्या रहा है, सिंपल है कि अगर ए ऑफ़र कर रहा है कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, बी को कार बेचना चाहता है रुपीज़ 1.5 लाख रुपए की, और तो ए के लिए क्या है, ए के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए है कि वो अपनी कार बेचेगा और ए को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और बी द प्रॉमिस ऑफ ए टू डिलीवर द कार इज़ द कंसिडरेशन। बी के लिए क्या है, बी के लिए कार मिलने वाली है, बी को कार मिलेगी और ए को पैसे मिलेंगे। समझे? ये दोनों के लिए कंसिडरेशन है। यहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि द ऑब्जेक्ट और पर्पस, जो ऑब्जेक्ट है या पर्पस है एग्रीमेंट का, शुड बी लॉफुल। द ऑब्जेक्ट वुड बी अनलॉफुल इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अगर किसी लॉ ने मना किया है कि ऐसा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट उसका मना किया गया है, इफ़ सच नेचर दैट if permitted it would be defeat the provisions of any law, is fraudulent, involves implies injury to the person or property of another, the court regards as immoral or opposed to public policy। यानी कि lawful object होना ज़रूरी है। lawful object यानी कि A promises to be drop। अब होता क्या है देखिए, यानी कि A होता क्या है कि A है, A कह रहा है कि promises to B, इस B को कह रहा है कि ड्रॉप अ प्रोसिक्यूशन, यानी कि वो कह रहा है कि मैं ना अपना केस वापस ले लूँगा। ए कह रहा है कि बी को प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, मैं अपना केस वापस कर लूँगा, विच ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, जो उसने बी के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया है फॉर रॉबरी के लिए उसने केस इंस्टीट्यूट किया है। बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, यानी कि बी कह रहा है कि हाँ, बी जो भी सामान उसने चुराया वो वापस कर देगा। द एग्रीमेंट इज़ इलीगल क्यों है? देखिए, इलीगल इसलिए है कि वो ये कह रहा है कि मैं करूँगा, ड्रॉप कर लूँगा प्रोसिक्यूशन। बी कह रहा है कि मैं जो है थिंग्स जो है मैंने जो वापस कर दूँगा। अब वो कह रहा है कि जो भी केस होता है ना, केस फाइल किया गया है, यानी कि रॉबरी का है, मतलब क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस जो है वो अगेंस्ट दी, जब भी कोई क्राइम होता है वो अगेंस्ट दी स्टेट होता है, ठीक है। और आप खुद ही बीच में अग्रीमेंट कर रहे हो कि आप मेरी सामान वापस कर दो तो मैं केस वापस ले लूँगा, तो ये एक क्राइम तो अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, यानी कि इसको हम रिगार्ड करेंगे इमोरल है, ये ऑब्जेक्ट इमोरल है। आप ऐसे नहीं कह सकते, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट एक क्राइम हुआ और आप कह रहे हो कि अग्रीमेंट करके आप केस वापस कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल और बीइंग ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, होता क्या है, अब एग्जांपल देते हैं। ए एंड बी अग्री दैट इफ़ इट रेन्स टुडे ए विल पे बी ₹100, यानी कि वो कहते हैं अगर बारिश होती है तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इफ़ इट डज़ नॉट, तो बी जो है पे करेगा 100 रुपये।
इट्स अ वेजरिंग अग्रीमेंट, ये एक वेजरिंग अग्रीमेंट है, ये सट्टाबाजी है। 10 वाइड है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आज बारिश होगी, तो अगर आज बारिश होगी तो ए बी को पैसे देगा, अगर नहीं होगी तो तुम मुझे दोगे। तो ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, ये कोई अग्रीमेंट नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट ऐसे कर ले, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि मैं किसी से एग्रीमेंट कर लूँ कि भाई हम दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि मैं किसी से एग्रीमेंट कर लूँ कि तुम शादी नहीं करोगे, या मैं किसी से एग्रीमेंट कर लूँगा कि भाई तुम ये काम जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं करोगे। इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि मैं किसी से एग्रीमेंट कर लूँ कि भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं करूँगा, ठीक है। ये सभी जो है ना अनसर्टेन अग्रीमेंट्स हैं, ये वेजरिंग अग्रीमेंट्स हैं। दीज एग्रीमेंट्स आर वाइड, ये वाइड है, ये लॉ की नज़र में वाइड है। देयरफॉर द अग्रीव्ड पार्टी कैन नॉट सीक एनी रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। ये कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, यानी कि कल को मैं कह दूँ कि मैं ए हूँ और बी, हम अग्रीमेंट कर ले कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। हम दोनों अग्री कर रहे हैं कि हम किसी से शादी नहीं करेंगे, ए और बी हम कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, नॉट मैरी, वेडिंग नहीं करेंगे। तो अगर कोई कल को शादी कर ले तो कोई जो अग्रीव्ड है वो कोर्ट में जाके ये नहीं कहेगा कि सर इसने तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि हम कभी शादी नहीं करेंगे किसी से, तो इसने ये कोई एनफोर्स नहीं हो सकता, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो, यानी कि कोई ऐसा नहीं हो कि वो कभी हो ही नहीं सकता। द एक्ट कंटेम्पलेटेड इन द अग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस की कैपेबल हो। अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज इम्पॉसिबल है, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी कि ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, यानी कि ए अग्री करता है बी के साथ कि हम है ना जादू से कोई हम खजाना ढूंढेंगे, या टू मेक, या बोल रहे हैं हम कि दो जो पैरेलल लाइंस होती है हम उसे मिलाएंगे, टू मेक टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस मीट। बी कैन नॉट सीक redressal of the grievance through court if on A is failure to perform the contract, यानी कि ये कभी हो नहीं सकता, कोई दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं कर सकती, या फिर ये कभी मैजिक से हम कोई खजाने नहीं ढूंढ सकते। यानी कि कहने का मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉसिबिलिटी होनी ज़रूरी है। अब लास्ट ये है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है ना ज़रूरी है, फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट में आइदर हो सकता है ऑरल और रिटन हो सकता है। हाउएवर सर्टेन अग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग में होना ज़रूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस की होनी ज़रूरी है। रजिस्टर्ड बाय लॉ इन एक्ट फोर्स, देयरफॉर द अग्रीमेंट मस्ट कंप्लाई विद द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टैंपिंग इफ़ एनी रिक्वायर्ड टू मेक इट एनफोर्सेबल। यानी कि ये क्या है कि अगर ए ऑरली अग्रीज टू सेल अ फ्लैट, कोई ऑरल एग्रीमेंट कर रहा है कि ए बेचना चाहता है अपना फ्लैट बी को, द एग्रीमेंट इज़ अनएनफोर्सेबल बिकॉज सच एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ये राइटिंग होना और रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी है। तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि हमने 9 है लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस हो, यानी कि वो किया जा सकता है, कोई इम्पॉसिबल वर्क नहीं है, कोई इम्पॉसिबल, यानी कि जैसे टू पैरेलल लाइंस मीट करवाने के लिए कोई एग्रीमेंट है वो नहीं हो सकता है। ये है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, ये वाइड है, ये सब वाइड एग्रीमेंट है कि शादी नहीं करेंगे या ट्रेड नहीं करेंगे। ये सब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट और किसी चीज़ पर सेम चीज़ पर अग्री करे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिलेशन, और फर्स्ट है अग्रीमेंट। ये सभी जो है असेंशियल्स हैं, असेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। ये इन सभी, जब ये सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट होंगे तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू।